हे गाइस, रिया स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही शानदार पोएम अ ब्रॉन्ज हेड, जिसे कि लिखा है W.B. ईट्स ने। और एक बार की बात है जब W.B. ईट्स जो हैं वो डबलिन की आर्ट गैलरी में जाते हैं। यानी डबलिन एक जगह का नाम है डबलिन। तो वहाँ पर वो जाते हैं और वहाँ की जो आर्ट गैलरी होती है वहाँ पर एक ब्रॉन्ज हेड यानी कांसे का एक सिर रखा हुआ होता है। वो उसे देखते हैं तो वो जो सिर रखा हुआ होता है वो उनकी प्रेमिका मॉडगॉन, उनकी प्रेमिका जो है मॉडगॉन, उसका सिर रखा हुआ था। और वह जो ब्रॉन्ज हेड यानी जो सिर था, यानी जो मूर्ति बनी हुई थी, वो उसकी जो प्रेमिका थी यानी W.B. ईट्स की जो प्रेमिका थी उसकी वृद्धावस्था को शो कर रही थी वो मूर्ति। लेकिन उसमें जो आंखें बनी हुई थी वो अभी भी ऐसे लग रहा था मानो कि बिल्कुल जीवंत हो। यानी ऐसा मतलब इतनी चमक रही थी वो आंखें कि पोइट को ऐसा लगा कि मानो कि वो युवावस्था में हो। तो मतलब उस चेहरे में सब कुछ, हर चीज़ तो विकृत हो चुकी थी चेहरे की, यानी बिल्कुल वृद्धावस्था में जा चुका था वो। लेकिन आंखें इतनी चमक रही थी मानो कि वो युवावस्था को शो कर रही हो। तो पोइट ने इस पोएम को इसी पर्पज से लिखा है। सो लेट्स बिगिन। हेयर एट राइट ऑफ द एंट्रेंस दिस ब्रॉन्ज हेड। यहाँ पर हेयर यानी यहाँ पर, अब यहाँ हेयर यहाँ पर वर्ड जो आया है ये यहाँ पर आया है जो डबलिन की आर्ट गैलरी है उसके लिए आया है कि हेयर यहाँ पर यानी डबलिन की आर्ट गैलरी में। एट राइट यानी दाईं तरफ ऑफ द एंट्रेंस, एंट्रेंस यानी होता है प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार के दाईं तरफ दिस ब्रॉन्ज हेड, यह कांसे का बना हुआ सिर। यानी अब पोइट बता रहा है अपनी पोइम के जरिए कि जो ब्रॉन्ज हेड है यानी कांसे का बना हुआ जो सिर था वो कहाँ पर रखा हुआ था, जो प्रवेश द्वार था उसके दाईं तरफ। किसके प्रवेश द्वार? डबलिन की जो आर्ट गैलरी है उसके प्रवेश द्वार के दाईं तरफ रखा हुआ है। अब जो पोइट है वो खुद कंफ्यूजन में है कि ह्यूमन, सुपर ह्यूमन, कि यह मानवीय है या अति मानवीय है। मानवीय इसलिए कहा गया है क्योंकि जो उसकी चेहरा है वो चेहरा तो मानवीय प्रतीत हो रहा है, लेकिन जो आंखें हैं वो अति मानवीय प्रतीत हो रही है। अ बर्ड्स राउंड आई, और वो जो चेहरा रखा हुआ है ना वहाँ पे, यानी जो मूर्ति बनी हुई है कांसे की, अ बर्ड्स राउंड आई, अ बर्ड्स यानी पक्षी के समान ही उसके राउंड आई यानी गोल आंखें हैं, पक्षी के समान ही उसकी गोल आंखें हैं। एवरीथिंग एल्स जो प्रत्येक चीज़ है, एवरीथिंग एल्स जो प्रत्येक चीज़ है यानी चेहरे के अंदर जो प्रत्येक चीज़ है, विदर्ड वह मुरझा गई है। एंड मम्मी डेड, और एकदम शव के समान मृत हो चुकी है। मम्मी क्या होता है? शव होता है। तो शव के समान डेड यानी मृत हो चुकी है, यानी उस चेहरे में प्रत्येक चीज़ तो मुरझा गई है और शव के समान मृत हो चुकी है, यानी हर चीज़ मुरझा गई है। मतलब सिवाय आंखों की, आंखें बची हुई है, आंखें ही ऐसी है जो जीवंत प्रतीत हो रही है, युवावस्था को शो कर रही है, बिल्कुल चमक रही है अभी भी, जैसे कि युवावस्था में उसकी आंखें चमकती थी उसी प्रकार। लेकिन प्रत्येक चीज़ जो चेहरे में वो सब तो मुरझा गई है, एकदम शव के समान मृत हो चुकी है। वॉट ग्रेट टॉम हॉन्टर स्वीप्स द डिस्टेंट स्काई, और जो कब्र पर मंडराने वाला जो पक्षी है, टॉम हॉन्टर जो कब्र पर मंडराने वाला पक्षी है, स्वीप्स व तेजी से उड़ान भरता है द डिस्टेंट स्काई, दूर स्थित आकाश में। समथिंग में लिंगर देयर दो ऑल एल्स डाई। अब पोइट कह रहा है कि समथिंग कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है, यानी कुछ ना कुछ तो चेहरे में ऐसी चीज़ है, में लिंगर जो ठहरी हुई है, देयर वहाँ पर, देयर यानी वहाँ पर चेहरे पर, देयर यहाँ पर आ रहा है चेहरे के लिए कि कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ है जो ठहरी हुई है वहाँ पर। दो यद्यपि ऑल एल्स डाई, सब कुछ तो समाप्त हो चुका है, समाप्त हो चुका है, डाई यानी मर चुका है यानी समाप्त हो चुका है, यानी उस चेहरे में सब चीज़ विकृत हो चुकी है, बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल अभी भी ठहरी हुई है, यानी उसकी आंखों के बारे में पोइट कह रहा है कि उसकी जो आंखें हैं अभी भी ठहरी हुई है। एंड फाइंड्स देयर नथिंग टू मेक इट्स टेररलेस। अब यहाँ पर जो टॉम हॉन्टर था उसी से वापस जोड़ेंगे दोस्तों कि जो टॉम हॉन्टर है यानी जो कब्र पर मंडराने वाला जो पक्षी है वह पाता है देयर नथिंग, वहाँ पर कुछ भी नहीं, यानी वहाँ पर वह कुछ भी नहीं पाता टू मैक इट्स टेररलेस, कि वह अपने डर को लेस यानी कम कर सके, हिस्टेरिया पैशियो जो उन्मादित संवेग है उसमें, ऑफ इट्स ऑन एम्प्टीनेस, इसके स्वयं की शून्यता के। यानी वो जो पक्षी है, वो जो पक्षी आकाश में तेजी से उड़ान भर रहा है, जो कब्र पर मंडराने वाला जो पक्षी होता है, यानी वो इतना चतुर होता है कि वो क्या करता है कि जो दूर से ही शव को देख लेता है और उस पर झपट पड़ता है। तो जो इस प्रकार जो कब्र पर मंडराने वाला पक्षी वह दूर स्थित आकाश में उड़ान भरता है। अब पोइट कह रहा है कि यहाँ पर कि जो उसकी प्रेमिका है, ऐसा नहीं है कि वो वृद्धावस्था में ही थी हमेशा, वो युवा भी थी एक बार। तो पोइट बता रहा है कि नो डार्क टॉम हॉन्टर वंस, वो एक बार, नो यानी नहीं, डार्क यानी अंधकारपूर्ण, जो टॉम हॉन्टर है कब्र पर मंडराने वाला पक्षी है वह नहीं थी एक बार, वंस यानी एक बार, यानी उसकी जो प्रेमिका है वह एक बार
कब्र पर मंडराने वाला पक्षी नहीं थी, अर्थात वृद्धावस्था में नहीं थी। हर फॉर्म ऑल, उसका जो संपूर्ण रूप था, फुल व परिपूर्ण था। एज दो, मानो की विद मैग्निमिटी ऑफ लाइट, मानो की प्रकाश की क्या हो, उदारता हो, यानी प्रकाश से जगमगाती थी वो। यट, फिर भी अ मोस्ट जेंटल वुमेन, वो कैसी थी, एक सर्वाधिक कोमल महिला थी। अब पोइट यहाँ पर दो रूप बता दिया, एक तो टॉम बॉन्टर की तरह थी, यानी वृद्धावस्था में तो टॉम बॉन्टर की तरह प्रतीत हो रही है, और युवावस्था में कैसी लगती थी, जेंटल वुमेन की तरह। अब दो रूप आ गए यहाँ पे, तो पोइट कह रहा है कि हु कैन टेल, कौन बता सकता है कि विच ऑफ हर फॉर्म्स, उसके रूपों में से ऐसा कौन सा रूप है, हैज़ शोन, जो दर्शाता है, हर सब्सटेंस राइट, उसकी आत्मा को, सब्सटेंस यानी आत्मा को, राइट यानी उचित तरीके से। यानी ऐसा कौन सा रूप है, वृद्धावस्था का है या युवावस्था का है, इन दोनों में से आपको बताना है दोस्तों कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा रूप है जो उसकी आत्मा को सही तरह से दर्शाता है, यानी किसमें उसकी आत्मा सही लगती है। और मे बी, या फिर ऐसा भी हो सकता है, सब्सटेंस कैन बी कॉम्पोजाइट। कॉम्पोजाइट यानी अनेक तत्वों का मिश्रण होना, कॉम्पोजाइट यानी अनेक तत्वों का मिश्रण होना, सब्सटेंस यानी आत्मा। हो सकता है कि जो आत्मा है, कैन बी हो सकती है, कॉम्पोजाइट अनेक तत्वों का मिश्रण, यानी हो सकता है कि आत्मा अनेक तत्वों का मिश्रण हो। यानी एक्चुअली जो आत्माएं होती है वो एक ही चीज़ से नहीं, ऐसा माना जाता है कि आत्माएं जो है वह पंच तत्वों का मिश्रण होती है। तो इसीलिए पोइट कह रहा है कि जो आत्माएं, हो सकता है कि आत्मा अनेक तत्वों का मिश्रण हो। प्रोफाउंड मैक टेगार्ट, अब जो मैक टेगार्ट है यहाँ पर, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध फिलोसोफर है जिसने कि आत्मा की फिलोसॉफी दी थी। जो ऊपर लाइन आ रही है कि आत्मा अनेक तत्वों का मिश्रण है, उसने यही फिलोसॉफी दी थी कि आत्मा जो है वह अनेक तत्वों का मिश्रण होती है। इसलिए पोइट कह रहा है प्रोफाउंड मैक टेगार्ट, जो गहन यानी जो प्रसिद्ध मैक टेगार्ट था, फिलोसोफर था, उसने भी थॉट्स को इस प्रकार ही सोचा होगा कि आत्मा जो है अनेक तत्वों का मिश्रण होती है। एंड इन अ ब्रीथ, ब्रीथ यहाँ पर आएगा ब्रीफ, यानी यदि संक्षेप में कहें तो अ माउथफुल, जो पूर्णता है, हेल्ड वह रखती है, द एक्सट्रीम ऑफ लाइफ एंड डेथ, मृत्यु और जीवन की अधिकता को, एक्सट्रीम यानी अधिकता को, यानी पूर्णता ही मृत्यु और जीवन की अधिकता को रखती है। अब पॉइंट कह रहा है कि बट इवन, लेकिन यहाँ तक, एट द स्टार्टिंग पोस्ट, स्टार्टिंग पोस्ट यानी प्रारंभ में, यानी उसकी प्रेमिका के बारे में कह रहा है कि लेकिन प्रारंभ में, ऑल स्लीक एंड न्यू, वह बिल्कुल कैसी थी, स्लीक यानी कोमल थी, एंड न्यू और बिल्कुल नवीन थी, बिल्कुल नई लगती थी, बिल्कुल कोमल और नवीन थी। आई सा, मैंने देखा, द वाइल्डनेस, उग्रता को, इन हर, उसमें, मैंने उसके अंदर उग्रता को देखा। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, अ विजन ऑफ टेरर, कि जो एक डर भरा स्वप्न है, दैट इट मस्ट लिव थ्रू, कि इससे अवश्य ही गुजरना होगा, यानी एक डर भरे स्वप्न से इसे गुजरना होगा। हेड शेटर्ड हर सोल, हेड शेटर्ड, और ये जो डर भरा स्वप्न है, हेड शेटर्ड, ये चकनाचूर कर देगा हर सोल, उसकी आत्मा को। प्रोपिंक्विटी हैड ब्रोट, अब प्रोपिंक्विटी यानी होता है घनिष्ठता। अब पोइट जो है वो उसको उसकी प्रेमिका से काफ़ी घनिष्ठता हो गई थी, तो पोइट कह रहा है कि प्रोपिंक्विटी, जो घनिष्ठता है, हैड ब्रोट, वह लाई, इमेजिनेशन, कल्पना को, टू दैट पिच, उस स्तर तक लेके आई, वेयर, जहाँ पर, इट कास्ट आउट, ये समाप्त कर देती है, ऑल, उन सभी चीज़ों को, दैट इज़ नॉट इटसेल्फ, जो कि वास्तविक नहीं है, इटसेल्फ यानी वास्तविक। तो प्रोपिंक्विटी यानी जो घनिष्ठता होती है, हेड ब्रॉट यानी मेरी उससे इतनी घनिष्ठता हो गई कि जो घनिष्ठता थी वो, हैड ब्रॉट वह लाई, इमेजिनेशन, कल्पना को, टू दैट पिच, इस स्तर तक, वेयर इट कास्ट आउट, जहाँ पर ये समाप्त कर देती है, ऑल दैट इज़ नॉट इटसेल्फ, उन सभी चीज़ों को, दैट इज़ नॉट इटसेल्फ, जो वास्तविक नहीं है, यानी अवास्तविक चीज़ों को तो बिल्कुल ही हटा देती है हमारे बीच में जो घनिष्ठता थी वो। आई हैड ग्रोन वाइल्ड, और मैं कैसा होता गया, उग्र होता गया, यानी मैं इतना पागल हो गया था उसके चक्कर में, इतनी घनिष्ठता हो गई थी कि मैं बिल्कुल पागल, उग्र हो गया था, उत्सुक हो गया था। एंड वॉन्डर्ड, और मैं घूमता रहा, मर्बरिंग यानी बड़बड़ाते हुए, बुदबुदाते हुए, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, और मैं प्रत्येक जगह बुदबुदाते हुए भटकता रहा, घूमता रहा, क्या कहते हुए, माई चाइल्ड, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। अब पॉइंट आगे कह रहा है कि और एल्स, या फिर, आई थॉट, मैंने सोचा, हर उसे, सुपर नेचुरल, मैंने उसे अलौकिक सोचा, एज दो, मानो कि, ए स्टर्नर आई, एक जो कठोर निगाहें हैं, स्टर्नर यानी कठोर, आई यानी निगाहें, लुक्ड यानी देखती थी, थ्रो हर आईज, उसकी आंखों में से, यानी उसकी जो आंखें थी ना वो इतनी अलौकिक प्रतीत होती थी कि ऐसा लगता था कोई कठोर निगाहें अंदर से देख रही हो। ऑन दिस फॉल वर्ड, किसको देख रही हो, इस जो फॉल वर्ड यानी इस जो भ्रष्ट संसार है, इस भ्रष्ट संसार की ओर देख रही हो। इन इट्स डिक्लाइन एंड फॉल, जो संसार इन इट्स डिक्लाइन, अपने पतन की ओर है, एंड फॉल यानी दोनों का मतलब एक ही, इन इट्स डिक्लाइन एंड फॉल, जो संसार अपने पतन की ओर था। ऑन गैंगलिंग स्टॉक ग्रोन ग्रेट, अब पॉइंट बता रहा है यहाँ पर एक दशा कि जो आयरलैंड था वो इंग्लैंड का गुलाम था। आप सभी जानते कि जो पोएम है ये उस समय लिखी गई है जब आयरलैंड इंग्लैंड का गुलाम था। तो पोइट एक वर्णन कर रहा है यहाँ पर कि ऑन गैंगलिंग स्टॉक ग्रोन ग्रेट, जो गैंगलिंग स्टॉक्स यानी समूह बनाकर रहने वाले जो परिवार थे, ग्रोन ग्रेट, वो महान होते गए,
यानी वो तो अत्याचार कर करके महान हो गए, और ग्रेट स्टोक जो महान परिवार थे रन ड्राई, वह कैसे हो गए, लिप्त होते गए। ड्राई यानी लिप्त होना, तो वो लिप्त होते गए। एंसेस्ट्रल पल्स ऑल पिच्ड इनटू ए स्टाई, और हमारे जो पूर्वजों के मोती हैं, एंसेस्ट्रल पल्स यानी पूर्वजों के जो मोती हैं, ऑल पिच्ड उन सभी को क्या किया गया, पिच्ड यानी फेंक दिया गया, इनटू ए स्टाई। स्टाई यानी होता है शूकर खाना, यानी सुअरों का जो खाना होता है उसके लिए क्या गया है, शूकर खाना। हमारे पूर्वजों के मोती क्या थे, जो हमारी परंपराएं थी, रीति रिवाज थी, उनको कहा गया पूर्वजों के जो मोती। अब हमारे जो पूर्वजों के मोती थे ऑल, उन सभी को पिच्ड यानी फेंक दिया गया इनटू ए स्टाई, एक शूकर खाने में। यानी पोइट उस दशा के बारे में बता रहा है कि इंग्लैंड ने जब हमारा अत्याचार किया ना, तो उस समय उनको इंग्लैंड वाले हम पर इतना अत्याचार करते थे कि ना हमारे पूर्वजों की परंपराएं रही, ना कोई रीति रिवाज को मानते थे, तो इन सभी को शूकर खाने में फेंक दिया गया। हेरोइक रेवरी और जो वीरतापूर्ण जो दिवा स्वप्न था, हमारा जो वीरतापूर्ण दिवा स्वप्न था, मोक्ड, उसका भी मजाक उड़ाया गया बाई क्लाउन, जो विदूषक हैं उनके द्वारा, एंड नेव, और जो मक्कार लोग हैं उनके द्वारा। यानी हमारी जो रेवरीज यानी जो हमारी दिवा स्वप्न थे उनका मजाक उड़ाया गया, जो क्लाउन यानी विदूषक हैं और जो मक्कार लोग हैं उनके द्वारा। एंड वंडर्ड, और आश्चर्य से मैंने सोचा, वंडर्ड यानी आश्चर्यचकित होकर मैंने सोचा कि वॉट वॉज लेफ्ट, क्या छोड़ा गया है, फॉर मैसेक्रे टू सेव, उस नरसंहार से बचाने के लिए। यानी उस नरसंहार से बचाने के लिए अब क्या छोड़ा गया है, क्योंकि काफ़ी इंग्लैंड पर अत्याचार किए जा रहे थे, आयरलैंड पर जो इंग्लैंड के द्वारा काफ़ी अत्याचार किए जा रहे थे। इसीलिए पोइट आश्चर्य से सोचता है कि अब क्या बचा है इस नरसंहार से हमको बचाने के लिए। तो इस तरह से ये जो पोएम है ब्रॉन्ज हेड, ये इस तरह से समाप्त होती है। और ये जो विलियम बटलर ईट्स यानी जो WB ईट्स है उसने लिखी है, बहुत ही शानदार पोएम है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग दिस पोएम।